हेलो बच्चों, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन में ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। इस थर्ड लेक्चर में हम लोग जानेंगे गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक की पढ़ लिया था और जान लिया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है जो कि आरईआर का फंक्शन है, और लिपिड की सिंथेसिस कराना एसईआर का फंक्शन है। अब आगे इन्हीं फंक्शन से कोऑर्डिनेशन में जो सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार गर्ल और वी। गर्ल में आ रहा था गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठिए और लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ बच्चों गोल्जी एपरेटस के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। गोल्जी एपरेटस को, ये गोल्जी बॉडी को किसने खोजा था? हु डिस्कवर्ड द गोल्जी एपरेटस? नाम याद कर लीजिए, आज के बाद नहीं भूलना है। कैमिलो गोल्गी। सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लियस के पास एक ऐसी संरचना पाई जो कि डेंसली स्टेन्ड की जा सकती थी, और ये नेट लाइक स्ट्रक्चर था, रेटिकुलर स्ट्रक्चर जिसको बोला गया, और ये न्यूक्लियस के पास मौजूद था। इसको बाद में बच्चों गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। इनके नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया गया। अगर गोल्जी बॉडी को हम मेनली देखें तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है? ये बनता है बच्चों फ्लैट, डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्नी से मिलकर के। इन सिस्टर्नी का मतलब है ट्यूब्यूल्स, पतली पतली ट्यूब्यूल्स होती हैं, और इनका डायमीटर बच्चों 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये सिस्टर्नी एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज होती हैं, स्टैक्ड पैरेलल लिखा हुआ है। इन सिस्टर्नी का जो नंबर होता है, ये ट्यूब्यूल्स का नंबर है, वो वेरिएड हो सकता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। यानी हर सेल के अंदर एक गोल्जी एपरेटस है और उसमें सिस्टर्नी का नंबर अलग अलग है। गोल्जी सिस्टर्नी कंसेंट्रिकली अरेंज रहती हैं न्यूक्लियस के पास ही, और इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में 2 फेज भी आपको देखने को मिलेंगे। पहले फेज का नाम डिस्टिंक्ट, जो आपका कॉन्वेक्स या सिस फेज नाम है, इस फेज को हम लोग बच्चों फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं। वहीं दूसरे फेज को बच्चों कॉनकेव फेज या ट्रांस फेज भी कहते हैं। सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर टोटली डिफरेंट है, बट ये आपस में बच्चों इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ये जानकारी आपको यहां दी गई है। इसको नेक्स्ट लाइन में गोल्जी एपरेटस का फंक्शन बताया गया है। प्रिंसिपली इसका जो फंक्शन है वो पैकेजिंग का है। ये पैकेज करती है मटेरियल्स को, उन मटेरियल्स को जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जा सकता है। अब ये जो पैकेज मटेरियल है उसका टारगेट कुछ भी हो सकता है, सेल के अंदर ही उसका टारगेट हो सकता है, उसको भेजा जा सकता है। तो ऐसे टारगेट को बच्चों इंट्रासेलुलर टारगेट हम बोलेंगे, या फिर जिनकी पैकेजिंग की गई है उन मटेरियल को सेल के बाहर भी हम लोग भेज सकते हैं। मटेरियल्स जिनको हमने वेसिकल के फॉर्म में बनाया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होते हैं विद द सिस फेज ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के सिस फेज के साथ ही फ्यूज होंगे और मूव टुवर्ड्स, धीरे धीरे ही मूव टुवर्ड्स करते हैं बच्चों मैच्योरिंग फेज की ओर। इससे हमें ये पता लगता है कि क्यों गोल्जी एपरेटस हमेशा क्लोज एसोसिएशन बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग सब्सटेंसेस कर रहा है, सब्सटेंस को बना रहा है, प्रोटीन को, लिपिड को बना रहा है। तो गोल्जी एपरेटस उसके बगल में है, जो भी वहां से बनकर के आ रहा है उसको वेसिकल के फॉर्म में सिस फेज पे उसको पैक कर दिया जा रहा है, और वो मैच्योर फेज से फिर सीक्रेट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे फिर से आगे आता है कि नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो कि सिंथेसाइज की जाती हैं राइबोसोम्स के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इनको मॉडिफाइड किया जाता है बच्चों सिस्टर्नी में। गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्नी में हम इनको मॉडिफाइड करते हैं जब तक कि हम इनको रिलीज नहीं कर लेते। रिलीज से पहले हमें इनको मॉडिफाइड करना जरूरी है, और हम ये रिलीज किस फेज से करते हैं, ये अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि किस फेज से हम इनको रिलीज करते हैं। तो वो फेज होता है बच्चों ट्रांस फेज। नेक्स्ट, गोल्जी एपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2020 नीट में पूछा गया था ये। इसको आप ऐसे मार्क कर लेंगे कि नीट 22 का ये क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है इनमें से जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस करता है।
तो वो आपका है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कॉनकेव और कॉन्वेक्स फेस के बारे में। बच्चों इस तरीके के टिब्यूल्स देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके के टिब्यूल्स जो देखने को मिलते हैं, ये गोल्जी एपरेटस इस तरीके के टिब्यूल्स बनाता है। तो इसमें बच्चों एक फेज है, ये वाला फेज, इस फेज को हम लोग कहते हैं बच्चों सिस फेज। क्या बोलते हैं इसको? यहां सिस फेज बोलते हैं। और ये जो दूसरा वाला फेज है, इस फेज को बच्चों हम लोग ट्रांस फेज बोलते हैं। तो यही आपको याद रखना है कि ऊपर वाले फेज को सिस फेज बोलते हैं जो कि कॉन्वेक्स होता है, और नीचे वाले फेज को हम लोग ट्रांस फेज बोलते हैं जो कि कॉनकेव होता है। तो इतना आप याद रखेंगे कि सिस फेज पे फॉर्मिंग फेज है, सब्सटेंस यहाँ पैकेज होंगे और मूव करेंगे ट्रांस फेज की ओर, और ट्रांस फेज से ये फिर सीक्रेट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर आता है पढ़ने का, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। अब मेम्ब्रेन बाउंड तो बोला है, लेकिन जो नहीं बोला वो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जानिए कि कितनी इसमें मेम्ब्रेन होती है। तो लाइसोसोम जो है बच्चों, ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। कैसा है बच्चों? ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। इसमें केवल और केवल ना इस तरीके की एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस दैट इज एंजाइम्स वगैरह यहाँ पर आपके फिल रहते हैं, ठीक है। इसी कारण इसका पीएच भी डाउन रहता है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब बात ये होती है कि ये लाइसोसोम जो है, ये सिंगल मेम्ब्रेन के साथ इस प्रकार की वेसिकल्स बनी कैसे? तो ये बनती है बच्चों गोल्जी एपरेटस के ब्रेक होने से। गोल्जी एपरेटस इस तरह से मॉडिफाइड हो जाता है और ये इसकी वेसिकल इस तरह से निकल आती है, और ये वेसिकल निकल करके आगे चल के ये लाइसोसोम बना लेती है। यहाँ पर आगे मेंशन किया गया है कि these are the membrane bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। Golgi apparatus में पैकेजिंग होने के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर दिखता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। आगे आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स को पाया हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अगर हम इसकी कंटेंट की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं बच्चों। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। जिस तरह से कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं, इन एंजाइम्स को कहते क्या है, सबसे पहले आप उनकी जानेंगे। इन एंजाइम्स को एक साथ बोला जाता है हाइड्रोलेजेस एंजाइम। जैसे लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम पाया जाएगा लाइपेजेस, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम पाया जाएगा प्रोटीएजेस, और कार्बोहाइड्रेट को भी ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स इसमें होंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेजेस। ये जो एंजाइम होते हैं, इन ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं, और लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच ही पाई जाती है। इन एंजाइम्स का काम क्या है? दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लिपिड को करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड को भी करते हैं बच्चों। लाइसोसोम सुसाइडल बैग है। सुसाइडल बैग क्यों है बच्चों? क्योंकि अगर जब सेल की डेथ होती है ना, तो सेल की डेथ के फलस्वरूप जो भी कुछ होता है, वो लाइसोसोम एंजाइम ही उसको डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि अगर ये फट गया, तो आप सोचिए बच्चों, अगर ये बैग कहीं से फट गया और इसके एंजाइम निकल करके सेल के अंदर चले गए, तो सेल की डेथ हो जाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि इसका पीएच बहुत 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 डाउन होता है, एसिडिक पीएच होता है, और इसमें से जो एंजाइम निकलेंगे वो सेल की प्रोटीन को, सेल की कार्बोहाइड्रेट पार्ट को, न्यूक्लिक एसिड पार्ट को, लिपिड को एकदम डाइजेस्ट कर देंगे। और अगर वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर बना नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स बच्चों, वैक्यूल्स के बारे में हमें पढ़ना है। वैक्यूल्स ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। अगर हम इसमें देखें, इसके कंटेंट की बात करें, तो इसमें वाटर होता है बच्चों, सैप होता है, और कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं। इसके अलावा कुछ अदर मटेरियल होते हैं जो कि सेल के द्वारा यूजफुल नहीं होते। सेल जिनको यूज नहीं करती, वो मटेरियल यहाँ पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह इसी में पाए जाते हैं। वैक्यूल में सिंगल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों। और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं बच्चों टोनोप्लास्ट। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको याद रखना है। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो वैक्यूल 90% तक का वॉल्यूम सेल का घेर सकती है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि इसका आकार कितना बड़ा हो सकता है। अगर हम प्लांट में देखें बच्चों,
तो जो इसकी मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, ये फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस को एंड अदर मटेरियल को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। इस लाइन का मतलब बच्चों समझिए, इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल में पहले से ही एक्सक्रीटरी वेस्ट इतने ज्यादा से भरे हुए हैं, तो जब पहले से एक्सक्रीटरी वेस्ट भरे हुए हैं तो आयंस की और मटेरियल्स की कंसंट्रेशन पहले से ही अधिक है। लेकिन अब ये तो सेल में ही पाया जा रहा है, सेल के अंदर है, तो यहां पर अगर और भी मटेरियल बनेंगे तो कहां जाएंगे? वो सारे के सारे जो वेस्ट मटेरियल है जाएंगे तो वैक्यूल के अंदर ही। तो अगर उन मटेरियल्स को वैक्यूल के अंदर जाना है तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन पहले से ही ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर उसके बावजूद यहां पर आयंस को जाना पड़ेगा, मटेरियल्स को जाना पड़ेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि वैक्यूल्स में टोनोप्लास्ट जो है वो फैसिलिटेट करती है एंट्री अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। मतलब पहले से ही कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो मटेरियल सेल से चल करके आ रहा है वो वैक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाएगा ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ टोनोप्लास्ट। यहां पे टोनोप्लास्ट ही एक्टिविटी करती है। नेक्स्ट बच्चों, वैक्यूल्स का नाम अगर हम सुनते हैं तो हमें अमीबा भी याद आता है। अगर अमीबा का स्ट्रक्चर आपने कुछ याद किया हो, देखा हो, तो अमीबा इस तरीके से दिखता है और अमीबा में इस तरीके की एक वैक्यूल पाई जाती है। तो इस वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? इस वैक्यूल के कहते क्या है? क्या ये एकदम प्लांट जैसी होती है? नहीं बच्चों, इस वैक्यूल को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि इसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है। और इसका मुख्य जो फंक्शन है वो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अमीबा जो कि एक सेल का जीव है, ये जंतु है, ये ऑस्मोरेगुलेशन करता है अपनी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से। और तो और इसकी ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, इसे एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालने में भी हेल्प करती है। दैट इज, इसको हम कहते हैं क्या बच्चों? एक्सक्रीजन। इसके अलावा और भी वैक्यूल्स के एग्जांपल दिए गए हैं। मैनी सेल्स में जैसे प्रोटिस्टा लाइक जीव जंतुओं में बच्चों फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। ये फूड वैक्यूल फॉर्म्ड होती रहती हैं। कैसे बच्चों? जब ये जीव इनगल्फ कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स को। ये जीव जंतु जब इनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो फूड पार्टिकल्स के चारों ओर इस तरीके से मेम्ब्रेन बन जाती है। इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को ही हम लोग बच्चों फूड वैक्यूल कहते हैं। यहां तक हम लोगों ने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब बच्चों हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब है बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करना होगा तो इसे आप बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है सेल के अंदर तो हमें स्पेशली एक डाई का उपयोग करना पड़ेगा। इस डाई का नाम बच्चों आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इस डाई का नाम है जैनस ग्रीन। जैनस ग्रीन नाम की डाई से इसको हम स्टेन करेंगे तभी ये दिखेगा। और ये पॉइंट ऐसे ही वहां बोला गया कि लिखा अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब जब तक हम कोई स्पेसिफिकली स्टेन्ड इसको नहीं करते, मुख्य डाई से इसको स्टेन नहीं करते, कलर नहीं करते, तब तक इजिली ये माइक्रोस्कोप में हमें दिखता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग, ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है। अगर कोई सेल ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कर रही है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि मुख्यतया सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, उनको एटीपी की जरूरत पड़ती है अपने कार्यों को कराने के लिए, फंक्शन को कराने के लिए। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी मेंटेन रहेगी। अब आगे देखें, शेप और साइज भी वेरी करता है। इनकी जो शेप और साइज में देखें तो डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। टिपिकल इसका शेप जो होता है बच्चों सॉसेज शेप होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलता है कि टिपिकल शेप माइटोकॉन्ड्रिया का सॉसेज शेप है। सॉसेज नहीं याद रहे तो याद रख लीजिए सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंडर के आकार का। अब इसका डायमीटर बच्चों देखेंगे 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और एवरेज अगर हमें बोला जाए तो हम बोलेंगे आधा माइक्रोमीटर, दैट इज 0.5। अगर लेंथ बोली जाए तो इसकी लेंथ बच्चों 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होता है। हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखेंगे तो ये डबल मेम्ब्रेनस होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स हम पढ़ रहे थे
वहां पर हमने देखा है कि सिंगल सेल वाले मिल रहे हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अगेन हमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बच्चों पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे बाहर की ओर ये जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वह इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को ही हम लोग बच्चों मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शंस को कराता है। अब ये देखिए कि जो इनर मेम्ब्रेन है अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड हो जा रही है। इनर मेम्ब्रेन अंदर से फोल्ड हो रही है और ये इस स्ट्रक्चर को बना रही है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों क्रिस्टी या क्रिस्टा बोल सकते हैं। सिंगुलर के लिए क्रिस्टा बोलेंगे और प्लूरल के लिए क्रिस्टी बोलेंगे। तो ये अंदर की ओर फोल्ड हो रही है, इस चीज को बच्चों क्रिस्टा बोलते हैं या क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो मेंशन नहीं है वो बात मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ इसी क्रिस्टी पर ऑक्सीजोम नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बच्चों। ऑक्सीजोम, ये ऑक्सीजोम नाम के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। दैट इज F0 F1 पार्टिकल्स का नाम भी आप याद कर लीजिए। F0 F1 पार्टिकल्स यहीं पर पाए जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस होते हैं स्ट्रक्चर, और अंदर ये जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर मुड़ गई है, और अंदर की ओर मुड़ने से इसने क्रिस्टी बना लिया है, और क्रिस्टी पर ऑक्सीजोम दैट इज F0 F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अगर प्लास्टिड को देखें तो ये सारे के सारे प्लांट सेल में मौजूद होता है, और ये यूग्लिनाइट्स में भी पाया जाता है। यूग्लिनाइट्स, यूग्लिना वगैरह। यूग्लिना को हम बच्चों कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में, क्योंकि ये इसके पास दोनों फंक्शन है। चाहे तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को लेकर के चले तो खुद सनलाइट में भोजन बना सकता है, और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है जब सनलाइट अवेलेबल इसके लिए नहीं होती। अगर प्लास्टिड को बच्चों देखें तो हमें इन्हें इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि ये काफी बड़ी डायमीटर में देखे जाते हैं। इनमें दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, थस इम्पार्टिंग इनका स्पेसिफिक कलर होता है। क्योंकि इसमें स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं कलर देने वाले, इसलिए आप इनको कलर बॉडी के फॉर्म में देखेंगे। तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट हमने प्लास्टिड को क्लासिफाई किया है बच्चों 3 प्रकार से। पहले है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है बच्चों ग्रीन। क्लोरो का मतलब क्या होता है? ग्रीन। तो यानी ऐसे प्लास्टिड जिनमें ग्रीन पिगमेंट है और ग्रीन अपीयरेंस हो रहा है तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है बच्चों कलरफुल। तो ऐसे प्लास्टिड जो कलर्ड दिख रहे हैं दैट इज ऑरेंज, रेड, पर्पल, तो इस प्रकार के प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। और ल्यूको का मतलब होता है बच्चों व्हाइट। तो ऐसे प्लास्टिड जो कलरलेस हैं, कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हाइट प्लास्टिड, दैट इज कलरलेस प्लास्टिड को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट बोला करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है अपने अंदर क्लोरोफिल को एंड कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट्स को। ये दोनों पिगमेंट्स बच्चों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस को कराने में। अगर हम क्रोमोप्लास्ट के अंदर देखें बच्चों तो यहाँ पर फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स पाया जाता है जिसे हम लोग कैरोटीन कहते हैं और ज़ैंथोफिल के नाम से ये जाना जाता है। तो फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जैसे कैरोटीन मौजूद है, ज़ैंथोफिल मौजूद है, अदर्स भी यहाँ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। This gives the part of the plant yellow, orange and red color बच्चों। ये कैरोटीन, जेंथोफिल और जो अदर पिगमेंट है ना, इनके कंपोजिशन अलग अलग तरीके से मिल करके ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बोला गया है कि इट इज अ कलरलेस प्लास्टिड बच्चों ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। अब फिर से बेसिक हम देखें कि हमने कलर के आधार पे तो 3 प्रकार के बना लिए, लेकिन इनमें जो न्यूट्रिशन स्टोर्ड है उसके आधार पे भी प्लास्टिड अलग अलग हो सकते हैं। तो बच्चों जो प्लास्टिड होगा अगर उसे हम बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट, तो एमाइलोप्लास्ट है तो वहां पर बच्चों कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च
स्टोर हुआ होगा, ये याद कर लीजिए। एग्जाम्पल इसका याद करिए, आप लोग बहुत पोटैटो को यूज करते हैं खाने पीने में, हम सभी लोग। तो पोटैटो का मतलब है दैट इज स्टार्च को स्टोर करने वाला। तो इसके अंदर जो प्लास्टिड होगा, एमाइलोप्लास्ट खूब पाया जा रहा होगा, तभी इसने स्टार्च को स्टोर किया हुआ है। दूसरे प्रकार के बच्चों प्लास्टिड का नाम है इलायोप्लास्ट। इलायो का मतलब है बच्चों ऑयल एंड फैट्स। अगर ऑयल और फैट्स को स्टोर किया जा रहा है तो हम इलायोप्लास्ट कहेंगे। और अगेन एक तीसरे प्रकार का भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टिड, दैट इज हम लोग उसको बोलेंगे एल्यूरोप्लास्ट। तो एल्यूरोप्लास्ट नाम का ये जो प्लास्टिड है बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट नाम का जो ये प्लास्टिड है, ये प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। अभी हम लोग यहाँ डायग्राम पे भी आएंगे, पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स में ही पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स में भी लीव की मीजोफिल सेल्स में इसको हम देखते हैं बच्चों, ये पॉइंट है। और इसका शेप की बात करें तो ये लेंस के आकार का होता है। मैं हाईलाइट करता चल रहा हूं, आप लोग एनसीईआरटी को हाईलाइट कर सकते हैं। ये लेंस के शेप का होता है, ओवल होता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्क के आकार का हो सकता है, और इवन ये रिबन के शेप का भी ऑर्गेनील्स दिख सकता है। डायमीटर में बात करें, इसकी लेंथ 5 से लेके 10 माइक्रोमीटर होती है, विड्थ 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर होती है। इनका नंबर वेरी करता है, एक भी हो सकता है। अगर एक देखें तो कहां है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गी है, इसमें ये एक केवल सिंगल मात्रा में है। जबकि हम अदर उसमें देखें, अगर जैसे हम मीजोफिल सेल की बात करें तो इनका नंबर बच्चों 20 से लेके 40 तक भी हो सकता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें इसकी सिमिलरिटी में, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर की ओर इनर मेम्ब्रेन थी, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई थी और उसने क्रिस्टी बना दिया था। बट यहाँ क्रिस्टी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर केवल आउटर मेम्ब्रेन होगी और इनर मेम्ब्रेन होगी। इनमें से लिखा हुआ ऑफ द टू, द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। बच्चों इनर मेम्ब्रेन जो होती है लेस परमेबल होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल होती है, क्योंकि वहां पर बच्चों पोरिन्स प्रोटीन पाई जाती हैं। पोरिन्स प्रोटीन के मौजूद होने से वो ज्यादा परमेबल होती है, और ये वाली मेम्ब्रेन अंदर की ओर जो मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है। बच्चों ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें देखिए बाहर की ओर दिखाया गया है, मेंशन किया गया है आउटर मेम्ब्रेन को, अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन है, और ये देखिए क्वाइंस, ये इस तरीके से क्वाइंस एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इन क्वाइंस को हम लोग बोल रहे हैं बच्चों ग्राना। ये जो ग्राना सिक्कों के ढेर हैं ये आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं, और इनको कनेक्ट करने वाली जो है वो इस लैमेली को थैलाक्वाइड लैमेली बोलेंगे, या इंटरग्रानल लैमेली भी बच्चों बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट इज स्ट्रोमा लैमेली, इसका नाम है। स्ट्रोमा के अंदर पाई जाने वाली लैमेली जो कि क्या कर रही है, ग्राना को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब आप आगे इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस में फोटोसिस्टम फर्स्ट भी पाया जाता है, फोटोसिस्टम सेकंड भी पाया जाता है, और वो यहीं पर मौजूद होता है। यहीं पर एटीपी और NADPH2 बनता है, और इस एटीपी और NADPH2 की सहायता से हम लोग स्ट्रोमा के अंदर फूड को सिंथेसाइज करते हैं। तो आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के तक, दैट इज प्लास्टिड तक खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो अदर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग इसको खत्म कर लेंगे। तब तक आप सब लोग रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए, अपनी स्टडी पर फोकस करिए। चैप्टर के खत्म होते ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बाय बाय।